हमारी आस्किंग है 3.5 CR फॉर द इक्विटी ऑफ 17%। अस्सलाम वालेकुम देसी फाउंडर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शार्क टैंक एपिसोड 4 के बारे में कि वहाँ पे कौन कौन से स्टार्टअप आए, उनसे हम क्या चीज़ें सीख सकते हैं, किन्हें फंडिंग मिली, किन्हें फंडिंग नहीं मिली और उसमें क्या क्या लर्निंग हमारे लिए थी। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम को हेल्प मिले और हमारा कॉन्टेंट प्रमोट कर सके। सबसे पहले स्टार्टअप था LSM लाइव स्टॉक मार्केट, इज अ मार्केट प्लेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग पैट। बहुत ही अमेजिंग आइडिया था। इनके आज थी 3 करोड़ रुपए फॉर 20% इक्विटी, विच मीन्स के 15 करोड़ रुपए की इन्होंने वैल्यूएशन कराई थी। इनको फंडिंग नहीं मिली ड्यू टू 3 मेन रीजन। सबसे पहला रीजन तो फैसल आफ्ताब ने बता दिया। फैसल आफ्ताब ने बोला कि मैं आप पे इसलिए इन्वेस्ट नहीं कर रहा क्योंकि मुझे ये नजर नहीं आ रहा कि अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो नेक्स्ट राउंड VC का कैसे होगा। तो हमेशा याद रखें जब आप इन्वेस्टर के पास जा रहे होते हैं ना, खासतौर पे जो VC होता है, वो इन्वेस्ट करते हुए ये देख रहा होता है कि अगर मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं तो नेक्स्ट राउंड ये रेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर उसे प्रोबेबिलिटी नहीं नजर आ रही होती है ना कि वो नेक्स्ट राउंड रेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। सेकंड जो रीजन था वो था इनका रेवेन्यू। इनका रेवेन्यू 10 लाख रुपए बहुत कम था, जिसके हिसाब से ये वैल्यूएशन मांग रहे थे। अगर इसकी जगह इनका रेवेन्यू मेरे ख्याल से 50-60 लाख रुपए होता ना, तो इनकी जो आस थी वो बहुत ज्यादा वैलिड थी। उसका रीजन ये है कि ये जो मार्केट प्लेसेस होती है ना, इनको ग्रो करने के लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, फिर उसके बाद बायर और सेलर दोनों को प्लेस पे लेके आना होता है, और जब आपकी ट्रैफिक बढ़ जाती है तो फिर मोनेटाइजेशन बहुत ज्यादा शूट करती है। और मेरे हिसाब से अब तक जितने भी शार्क टैंक में आए उनमें से स्टार्टअप कैटेगरी में ये बिजनेस पूरा का पूरा उतरता है। थर्ड जो रीजन था वो ये था कि जो मुझे लगा कि जितने भी हमारे शार्क्स बैठे हुए थे ना, उन्हें इस चीज का आइडिया ही नहीं था कि जो बर्ड्स की मार्केट्स है पाकिस्तान में कितनी ज्यादा बड़ी है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अरबों रुपए का बिजनेस करते हैं बर्ड्स की बाइंग एंड सेलिंग में। तो जब इंडिविजुअल लोग इतना कर रहे हैं तो पूरे पाकिस्तान में और एक्सपोर्ट लेवल की अगर मार्केट प्लेस बन जाए तो उसका कितना ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो इससे एक चीज ये भी सीखने को मिलती है कि जब आप इन्वेस्टर के पास जा रहे हो ना, तो उसे मार्केट साइज बताएं और ऐसे इन्वेस्टर के पास जाएं जो इस तरह की कैटेगरी में ना इन्वेस्ट करता हो, ताकि उसे पता हो कि यार इसका मार्केट साइज क्या है। सेकंड स्टार्टअप था एग्री ग्रीन सीड। ये मुझे बहुत अमेजिंग स्टार्टअप लगा। इनका काम ये था कि ये सीड्स बना के पैक करके बेचते थे, ताकि आप अगर किचन गार्डनिंग कर रहे हैं या अपने गार्डन में सीड्स लगाना चाह रहे हैं तो एक प्रॉपर अच्छी सी पैकेजिंग में। तो इनकी अगर आप पैकेजिंग देखें तो पैकेजिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी। दूसरी अमेजिंग बात ये थी कि जो फाउंडर्स थे ये बलूचिस्तान के एक छोटे से इलाके उथल से आए। उथल मैंने खुद विजिट किया तो मुझे पता है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उस जैसे इलाके में रहते हुए इन्होंने 15 लाख का रेवेन्यू कर लिया, इतनी अच्छी पैकेजिंग कर ली। तो ये चीज शो करती है कि जो फाउंडर्स है ना वो बहुत ज्यादा ना एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा इन्हें पैशन है अपने प्रोडक्ट के बारे में और ये अपने बिजनेस को ग्रो कर लेंगे। इसी वजह से इन्हें पांचों के पांचों शार्क से फंडिंग मिल गई। लेकिन इनकी जो आस थी वो 5 मिलियन रुपए थी, 5% इक्विटी, विच मींस अराउंड 10 करोड़ की वैल्यूएशन की थी। लेकिन इन्हें जो फंडिंग मिली वो 5 मिलियन मिली, लेकिन 25% इक्विटी इन्हें डाइल्यूट करनी पड़ी। मैं कमेंट सेक्शन के अंदर देख रहा था, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि यार इन्होंने बहुत ज्यादा इक्विटी दी थी। मेरे हिसाब से इन फाउंडर्स ने बिल्कुल सही किया। उसका रीजन ये कि देखें, ये फाउंडर का जो बैकग्राउंड है वो है एक छोटे इलाके से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है और नेटवर्क भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और सेकंड ये कि फर्स्ट टाइम फाउंडर है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम फाउंडर है, आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्स नहीं है, तो ये डील आपके लिए इसलिए लॉजिकल सेंस बनाती है कि आपके पास कैपिटल भी आ गया, पहली चीज। दूसरा, आपके पास 5 शार्क्स आ गए। अब 5 शार्क्स से, नेटवर्क से, उनकी मेंटोरशिप से आप खुद भी ग्रूम होंगे, अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। तो जो चीज अगर आप स्लो खुद करते हैं ना, तो हो सकता है 5 साल लग जाते हैं, लेकिन अब इन्हें वही चीज अचीव करने में सिर्फ 1 से 1.5 साल लगेगा। थर्ड स्टार्टअप था एग्री रेवोल्यूशन। इनकी डिमांड थी 2 करोड़ रुपए फॉर 10% इक्विटी, विच मींस 20 करोड़ की वैल्यूएशन की थी। इसके जो फाउंडर्स थे वो बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड थे, बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्टार्टअप कैटेगरी में बिल्कुल नहीं आता। उसका रीजन ये कि ये सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल था। मतलब इसमें ये क्या कर रहे थे कि ये कैटल फार्म्स के पास जाते थे, उनसे बोलते थे आपके जो एनिमल्स हैं उनके टेस्ट करेंगे डिफरेंट, और फिर उसके हिसाब से उन्हें फीड सजेस्ट करेंगे ताकि मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकें। तो इसकी स्केलिंग ना बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। हमेशा याद रखना है आपने कि सर्विस बेस्ड बिजनेस एक अलग होता है, स्टार्टअप एक अलग होता है। स्टार्टअप में ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है अगर वो ग्रो हो जाए, लेकिन सर्विस बेस्ड में ग्रोथ पोटेंशियल इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये वाला जो बिजनेस था वो प्योरली सर्विस बेस्ड था, जिसमें स्केलेबिलिटी नजर ही नहीं आ रही थी। तो इस स्टार्टअप से जो सीखने वाली बात है ना वो ये है कि जब भी आप इन्वेस्टर के पास जा रहे हैं ना, तो आप देखें उसका माइंडसेट क्या है। अगर उसका VC माइंडसेट है, स्टार्टअप माइंडसेट है ग्रोथ का, तो आप उसके पास नहीं जाएंगे कि आप अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे और उसका भी टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस है
है जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में सीटिया बिजनेस है उनके पास जाएं, वो आपको अच्छे पैसे भी दे देंगे और वो इस तरह के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड भी होते हैं। एग्जिट बेस के पास भी इस तरह के बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, तो आप हमारे पास भी अगर सर्विस बेस्ड बिजनेस है तो हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपको रेलिवेंट इन्वेस्टर से कनेक्ट करवा सकें। फोर्थ स्टार्टअप, इसका नाम था तुर्किश मड कॉफी। ये बहुत ज्यादा फेवरेट स्टार्टअप मेरे लिए इसलिए था क्योंकि ये स्टार्टअप शार्क टैंक से पहले हमारे पास आया। इसको हमने एग्जिट बेस के प्लेटफॉर्म से पूरी कंसल्टेंसी दी कि किस तरह से वैल्यूएशन करनी है, किस तरह से अपने आइडिया को प्रेजेंट करना है, और इनकी आज थी 3.5 करोड़ रुपए फॉर 17% इक्विटी विच मींस अराउंड 20 करोड़ की वैल्यूएशन। इन्हें जो फंडिंग मिली वो 6 करोड़ रुपए मिली, लेकिन इन्हें इक्विटी 20% डाइल्यूट करनी पड़ी और उसके साथ साथ 90% प्रॉफिट रॉयल्टी में देना पड़ा। विच मींस के जो 6 करोड़ रुपए मिले, इस 6 करोड़ रुपए से इन्हें 10 आउटलेट्स ओपन करनी थी। उस 10 आउटलेट्स का जो भी प्रॉफिट बनेगा उसका 90% जाएगा शार्क जो कि उस्मान बशीर थे उनके पास, तब तक जब तक उस्मान बशीर के 6 करोड़ रुपए रिटर्न नहीं हो जाते हैं। जैसे ही उस्मान बशीर के 6 करोड़ रुपए रिटर्न हो जाएंगे तो फिर उस्मान बशीर पूरे बिजनेस में 20% का पार्टनर होगा और फाउंडर जो है 80% के पार्टनर होंगे। अब अगर आप इस स्टार्टअप को देखें ना, इसको क्यों स्टार्टअप मैं कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये 100 से ज्यादा आउटलेट खोल सकते हैं, तो स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा। आप इमेजिन करेंगे इनकी एक आउटलेट 10 लाख रुपए महीने का बना रही है और 100 आउटलेट खोलने अगर अगले 2 से 2.5 साल में तो कितना रेवेन्यू बनेगा। तो इसको कैलकुलेट करके जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा अच्छी क्यों थी, क्योंकि इन्होंने एग्जिट बेस पे हमारे पास आए, मुझसे इन्होंने सारी चीजें डिस्कस की, मैंने इन्हें प्रॉपर तरीके से गाइड किया क्या क्या चीजें आपने कैसे करनी है, और इस वजह से इन्हें फंडिंग मिल गई। तो अगर आप नेक्स्ट सीजन में अप्लाई कर रहे हैं या आप अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करवाना चाह रहे हैं तो एग्जिट बेस पे आप हमारे पास आए। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको एक अच्छी सर्विसेज दे सके, आपको समझा सके कि किस तरह से आपने अपने बिजनेस की वैल्यूएशन करनी है। लास्ट स्टार्टअप था रिलाई, जिसका काम था एक इको फ्रेंडली पेंसिल्स बना रहे थे। इनकी आज से 1.5 करोड़ रुपए फॉर 10% इक्विटी विच मींस 15 करोड़ रुपए की इन्होंने वैल्यूएशन की थी। मुझे ये स्टार्टअप इस पर्टिकुलर एपिसोड का सबसे बेकार स्टार्टअप लगा। उसका रीजन ये था कि भाई जब भी आप बिजनेस करते हैं ना तो इको फ्रेंडली तो ठीक है, लेकिन आपकी जो प्राइसिंग है वो अपने कंपेटिटर से कम होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। एक तो इनकी प्राइसिंग उससे ज्यादा थी, क्योंकि आप देखें जिस तरह का इन्फ्लेशन आ रहा है ना, तो इको फ्रेंडली में कुछ लोग तो होंगे कि हाँ उन्हें दरख्तों से प्यार है, ये सारी चीजें तो वो आ जाएंगे, लेकिन मासेस जो है ना वो देखेगी कि भाई मार्केट से अगर ट्रेडिशनल पेंसिल 30 रुपए की मिल रही है और इनकी पेंसिल 35 रुपए की मिल रही है तो वो कभी भी नहीं लेंगे। वो तब इनसे लेंगे जब इनकी पेंसिल एटलीस्ट 30 रुपए की मिल रही होगी। और फिर इस तरह के बिजनेस को ग्रो करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने पड़ते हैं। तो उसके हिसाब से जो फाउंडर्स है ना वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे थे, उनका बिजनेस सेंस नजर नहीं आ रहा था। तो इस वजह से इन्हें मेनली फंडिंग नहीं मिली। तो जब भी आप जा रहे हैं इन्वेस्टर को पिच करने के लिए तो आप अपने कंपेटिटर को थोड़ा सा अच्छी तरह से स्टडी करें, आपकी यूनिट इकोनॉमिक्स आपको प्रॉपर तरीके से पता हो और गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी ना आपको पता हो कि किस तरह से आपने इसको स्केल करना है। और भाई आपकी अभी 2000 पेंसिल जो है वो बिकी है और आपने वैल्यूएशन कर दी 15 करोड़ रुपए। भाई आपको कौन सिखा रहा है ये वैल्यूएशन? पाकिस्तानी फाउंडर जो शार्क टैंक पे आ रहे हैं वो इतनी हाई वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं? कुछ जगहों पे तो शार्क्स गलत करते हैं, वो मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में ही बताया, लेकिन इस तरह की वैल्यूएशन भी आ रही है। वो एक चाचा आ गए थे, उन्होंने तो पता नहीं कितने अरब की वैल्यूएशन कर दी थी, वो तो पता नहीं किस जोन में आए थे। तो भाई वैल्यूएशन के ऊपर बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने यूनिट इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ताकि आपके जो चांसेस है इन्वेस्टमेंट रेस करने के वो बहुत ज्यादा बढ़ सके। आज की इस वीडियो में यहाँ तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा, उससे पहले आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि फाउंडर्स हैं, ताकि उन्हें बिजनेस का समझ में आए, वैल्यूएशन का समझ में आए और वो अपने बिजनेसेस ग्रो कर सके।